अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। ENG 504 का लेसन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। नेचर ऑफ लैंग्वेज, मॉड्यूलरिटी एंड लैंग्वेज वेरिएबिलिटी। टॉपिक नंबर 7 से टॉपिक नंबर 12 तक आज हम कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे पहले उनका कहना है कि लिंग्विस्ट जो थे, डिफरेंट लिंग्विस्ट जो थे, उनका फोकस ऑफ इंटरेस्ट अलग था लैंग्वेज में। मतलब चॉम्स्की ने किसी और चीज़ पे तवज्जो दी लैंग्वेज में, जो दूसरे थे उसने अलग दी। हर किसी का फोकस ऑफ इंटरेस्ट अलग था। नोम चॉम्स्की क्या प्रेफर करता था? वो कॉम्पिटेंस ओवर परफॉर्मेंस को प्रेफर करता था। मतलब कॉम्पिटेंस से उसका ये मुराद है कि अगर लर्नर समझ रहा है ना, लैंग्वेज उसे समझ आ रही है, उसे उसके सामने बोली जा रही है या उसे सुनाई दे रही है, तो वो अगर वो उसे समझ सकता है तो ये उसके लिए काफ़ी था, ठीक है। वो परफॉर्मेंस को इतना नहीं देता था कि लर्नर बोले भी, लर्नर उस लैंग्वेज को यूज़ भी करे। वो उसकी कॉम्पिटेंस पे ज़्यादा प्रेफर करता था। नोम चॉम्स्की प्रेफर्स competence over performance. By competence, he refers to the abstract and hidden representation of language knowledge held inside minds with its potential to create and understand original utterances in a given language. ठीक हो गया। ये उसका था फोकस ऑफ इंटरेस्ट के लर्नर को बस समझ आए। ठीक हो गया। नेचर वर्स नर्चर डिबेट। अच्छा जी, सबसे पहले MCQs। द बेस्ट नोन कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व्स BF स्किनर एंड नोम चॉम्स्की। इसमें जी दो ये लिंग्विस्ट थे, इनकी सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व है इसमें। स्किनर एडवोकेट्स बिहेवियर्स मैकेनिज्म। क्या इससे मुराद है? स्किनर जो था उसका ये मानना था कि अगर कोई लैंग्वेज, जो लर्नर है वो लैंग्वेज दूसरों को देख के सीख सकता है, अपने माहौल से सीख सकता है, दूसरों के बिहेवियर को देख के वो सीख सकता है। ये माहौल बहुत असरअंदाज होता है लैंग्वेज सिखाने में। स्किनर का ये मानना था। तो ये आ जाता है नर्चर में। स्किनर किसका एडवोकेट था? नर्चर का। नर्चर नशोनुमा को कहते हैं। तो ये माहौल, जब बच्चा बड़ा होता है अपने माहौल में, तो वो उसी की नर्चर होता है ना। तो जो स्किनर था वो नर्चर का हामी था। चॉम्स्की क्या था? उसका ये कहना था कि हर इंसान में एक शुरू से जब वो पैदा होता है, नेचुरली उसके अंदर एक ग्रामर, यूनिवर्सल ग्रामर का उसने उसे नाम दिया, एक ये चीज़ मौजूद होती है जिसकी वजह से वो लैंग्वेज सीखता है, लैंग्वेज समझ सकता है। ये हर इंसान के अंदर मौजूद होती है, उसका ये कहना था, जिसके बिना पर वो इंसान लैंग्वेज समझ सकता है, लैंग्वेज बोल सकता है, ग्रामर समझ सकता है। और इस चीज़ को उसने यूनिवर्सल ग्रामर कह दिया। यूनिवर्सल ग्रामर कहा इसलिए कि उसका ये मानना था कि ये सारे इंसानों के दरमियान में नेचुरली मौजूद होता है। तो ये किसका हामी हुआ? नेचर का हामी हुआ, ठीक है। नेचर वर्स नर्चर ये है। अब जी कुछ और डिबेट्स आ गए, कुछ और व्यूज़ आ गए। वो क्या थे? फर्दर देयर आर डिफरेंट व्यूज़ ऑन सीइंग माइंड एज मॉड्यूलर और यूनिटरी। मतलब के और व्यूज़ ये आए कि लैंग्वेज सीखने में जो ज़्यादा मेन किरदार होता है, उसको जो मेन इंपॉर्टेंस दी गई वो माइंड को दे दी गई कि हाँ उसका भी आप कर सकते हैं कि हाँ भाई उसका भी किरदार होता है। माइंड को मॉड्यूलर और यूनिटरी कह दिया गया कि उसे इम्पोर्टेंस दे दी गई, ठीक हो गया। पेजेट का क्या व्यू था? इन पेजेट्स व्यू, लैंग्वेज इज सिंपली वन मैनिफेस्टेशन ऑफ जनरल स्किल्स ऑफ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल मैकेनिज्म। पेजेट का ये व्यू था कि लैंग्वेज जो होती है वो एक सिंपल जनरल स्किल होती है। उस जनरल स्किल में क्या होता है? सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन। आप जैसे ए है ना, ये एक सिंबल है, ये आपकी लैंग्वेज का एक सिंबल रिप्रेजेंटेशन है। तो उसका ये कहना था लैंग्वेज जो सिंपली होती है ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है और ये एक स्किल होती है, ठीक है। बस एक उस स्किल का एक मुजाहिरा होता है, मैनिफेस्टेशन, मुजाहिरा, ठीक है। जो आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज है उसका ये कहना है कि उसके लिए आपको कोई ऐसा स्पेशल मैकेनिज़्म की ज़रूरत नहीं होती, कोई इतना स्पेशल आपको एफ़र्ट की ज़रूरत नहीं होती कि आप जिसे यूज़ करके, जिसके ज़रिए आप अपनी लैंग्वेज, फ़र्स्ट लैंग्वेज सीख सकें। वो आपके अंदर नेचुरली आप अपने
माहौल से सीखते जाते हैं जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, ठीक है। चॉम्स्की का इसका बरक्स, चॉम्स्की ने हर चीज़ में ही अपनी टांग अड़ाई हुई है। चॉम्स्की के उसके ना अलग व्यू थे। चॉम्स्की ये कहता था कि नहीं जी, लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये आप अपने इन्वायरमेंट से नहीं सीख सकते। कि अगर आप खाली ये कहें ना कि बच्चा एक इन्वायरमेंट में है, वहाँ पे लैंग्वेज बोली जा रही है, तो आप ये गलत व्यू है, मेरे ख्याल से ये गलत व्यू है, उसका ये कहना है। लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो आप अपने इन्वायरमेंट से नहीं सीख सकते खाली अपनी दिमाग की बिना पे, ठीक है। ओके जी, फिर जी नेक्स्ट आ जाता है, ये MCQs है। व्हेन वी टॉक अबाउट एरर्स इन सेकेंड लैंग्वेज utterances, behaviors view errors as a result of bad habits which can be controlled through rote learning and pattern drilling using target language models। उनका कहना है कि जब आप एरर्स की बात कर रहे हैं ना, कोई अगर लैंग्वेज सीखने वाला सेकेंड लैंग्वेज सीख रहा है और उसमें वो एरर्स कर रहा है, उसमें वो गलतियाँ कर रहा है, तो बिहेवियर्स जो थे ना, वो उन एरर्स को बैड हैबिट्स कहते थे। ये MCQs है, बैड हैबिट्स कहते थे। बैड हैबिट्स कैसे बनती हैं कि जो लर्नर है ना, उसने एक वर्ड सीखा, उसने वो सही तरह नहीं सीखा, प्रॉपर नहीं सीखा सेकेंड लैंग्वेज का ना, अपनी वो वर्ड प्रॉपर नहीं सीखा, और उसने उसी तरह ना वो वर्ड बोलना शुरू कर दिया अपनी डेली रूटीन में। उसे सही करने की कोशिश नहीं की, उसे वैसे ही बोलना शुरू कर दिया, और वो अब तक उसकी लैंग्वेज में वो वैसे ही बोलता है। तो उन्होंने, ये बिहेवियर्स व्यू ने उनको ऐसे एरर्स को बैड हैबिट्स बोल दिया, ठीक है। कि बैड हैबिट्स हैं जो कि आपने बना ली हुई हैं। इसको वो किस तरह ठीक कर सकते हैं, किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? थ्रू रॉट लर्निंग। रॉट लर्निंग क्या होता है? बार बार एक चीज़ को दोहराना, एक चीज़ का रट्टा लगाना, इसे वो रॉट लर्निंग के थ्रू ठीक कर सकते हैं। पैटर्न ड्रिलिंग यूजिंग टारगेट लैंग्वेज मॉडल्स। ड्रिलिंग करना मतलब मश्क करवाना लर्नर्स को, बार बार उन्हें दोहराना, प्रॉपर लैंग्वेज, प्रॉपर जो वर्ड है उसे बार बार दोहराना, बार बार मश्क कराना। ये इसके ज़रिए आप अपनी बैड हैबिट्स ठीक कर सकते हैं, लैंग्वेज की बैड हैबिट्स, जिसे उन्होंने एरर्स बोला है, ठीक है। ठीक हो गया। और अब उनका क्या कहना है? अब रीसेंट जो स्टडीज़ हैं वो कहती हैं कि हम इन एरर्स से, ये जो इन्होंने बिहेवियर्स ने कह दिया हो ना कि बैड हैबिट्स, एरर्स को उन्होंने बैड हैबिट्स कह दिया हुआ है, वो कहती हैं रीसेंट स्टडीज़ ना इसके नहीं मानती, इसके ख़िलाफ़ जाती हैं। वो कहती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि किसी की गलत आदत बनते बनते आप एरर्स उसे कह दें। कुछ जो हैं लर्नर्स, उनकी जो फ़र्स्ट लैंग्वेज है वो भी असरअंदाज होती है उनकी सेकेंड लैंग्वेज पे, ठीक है। जैसे हमारी उर्दू असरअंदाज होती है हमारी इंग्लिश पे। हम काफ़ी सारे अपने उर्दू के ग्रामर का स्टाइल अपनी इंग्लिश में डालने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश के सेंटेंसेस में। तो उनका कहना है कि जो आपने ये बैड हैबिट्स का नाम दे दिया हुआ है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर लर्नर पे ही अप्लाई हो। आप हर लर्नर की एरर्स को बैड हैबिट्स कह लें, कुछ की जो फर्स्ट लैंग्वेज है सेकेंड लैंग्वेज पे असरअंदाज होती है। यही उन्होंने आगे कहा है, लर्नर्स लैंग्वेज सिस्टम इज़ अनस्टेबल एंड करेक्टराइज्ड बाय हाई डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी विच इज़ अ सेंट्रल फीचर ऑफ लर्नर इंटर लैंग्वेज। जो लर्नर की लैंग्वेज सिस्टम होता है वो अनस्टेबल होता है, वो कभी भी स्टेबल नहीं होता। और वो किसके ज़रिए करेक्टराइज्ड किया जाता है? हर किसी की डिग्री एक दूसरे से अलग होती है, हाई डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी। हर लर्नर की जो एरर्स की या जो भी उसका लैंग्वेज सिस्टम होता है उसके अलग होता है सिस्टम तो एक दूसरे से। ठीक हो गया। बस जी, इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।